रीकंस्ट्रक्ट करके आंसर को रीडेवलप करके आपके लिए एक सैंपल आंसर बना के भेज दूंगी कि जिसके इस अंदर बात ये से ताबईन का एरा अभी क्लास के बाद भेजती हूँ। तबा ताबईन का एरा जिसके अंदर आप लिखेंगे और साथ में जिसके अंदर आप ये लिखेंगे सिहाई सिता के थोड़े-थोड़े फीचर्स। ठीक है? इस सुने बोलो बेटा। सब वो कोई 1-2 टॉपिक्स बता दें जो बिल्कुल छोड़ के जाने। छोड़ के मैं वो टॉपिक बता सकती हूँ जो नहीं छोड़ के जाने, वो तो मैं नहीं बता रही जो छोड़ के जाने। इसलिए बहुत बड़ा सिलेबस है, नहीं हो सकता एक रात के अंदर। अरे मेरा बच्चा, मैं तुम लोगों को पहले से इसीलिए कह रही हूँ कि जो चीजें देखो, कुछ चीजें तो तुम लोगों ने छेड़नी ही नहीं है ना, उनको तो वो तो तुम्हें याद है कि कैलिफ्स हमने कितनी डिटेल में पढ़े हैं बेटा। अच्छा सही है। कितनी डिटेल में पढ़े हैं कैलिफ्स, अब दोबारा पढ़ने हैं कैलिफ्स आप लोगों को याद तो सीरियसली? होना, याद तो मैंने तो इस रिवाइज आपको लग रहा है कुछ याद होगा? बेटा देखो, क्यों नहीं याद होगा, बार बार पढ़ाने का मकसद क्या होता है? रिवीजन का मकसद ये होता है रजिस्टर हो जाए आपके माइंड में वो चीज। तो आप लोगों को कम से कम मेरी इतनी गूंजती हुई आवाज तो आपके कानों में कहीं ना कहीं आएगी। मैंने ये बोला था यरमुक के बारे में, गोल्ड फिश जैसी वो है मेमोरी। अब गोल्ड फिश जैसी मेमोरी का कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ दुआ, क्या कह रही हो बेटा? कौन सी बैटल्स इंपॉर्टेंट है? बेटा देखो, अभी अभी जो लीक पेपर में आई है वो तो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने, मैं ये सोची थी कि उन्होंने तो मेरा ही क्वेश्चन उठा लिया, ऐसा लग रहा है लीक पेपर वालों ने। जेरूसलम क्या दिया हुआ उसमें? उसमें यरमुक एक नहावंद है और तीसरी कौन सी है? एक यरमुक है, एक नहावंद। जसर। जसर कौन सी बैटल है, किसी को जसर पता है है? कौन सी? ओ माय गॉड, जसर कौन सी है? हाँ ब्रिज है ना? हाँ ना, ब्रिज है, ब्रिज? ब्रिज है। मैंने मीनिंग तक आप लोगों को बताई थी, ये तक अच्छा बताया था जसर कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। वो अरबी का होगा ना? नहीं, अरबी का, अरबी का है। हाँ जसर अरबी का है। मिस हाँ पर्शियन। मिस पर्शियन, कैसे, ये पर्शियन फ्री दूसरा के है। मार्क्स नहीं है? हाँ फ्री के मार्क्स नहीं है ये? फ्री के मार्क्स हैं यार, फ्री के मार्क्स हैं ये। तुम लोगों को मैंने मतलब ब्रिज में कसम तुम से। लोगों को सारा पता है क्या क्या हुआ था। नहावन में तुम लोगों को सारा पता है, वो रवीन वाली बैटल नहावन है। हाँ बेटा बोलो अक्सा। कहाँ है फ्री के मार्क्स? ये जो 3 बैटल्स हैं ये तो फ्री के मार्क्स हैं बिल्कुल। और तीसरी कौन सी है? यरमुक। यरमुक मैंने 50 बार पढ़ा चुकी है और यरमुक में। वैसा का ये मुंह का क्या 10 मार्क आते हैं? हाँ आया हुआ है, यरमुक का अलग से 10 मार्क्स का प्रॉपर क्वेश्चन आया हुआ तो है। उसके अंदर फिर हम वो कॉन्क्वेस्ट ऑफ वो लिखते हैं, क्या नाम है उसका, जेरूसलम। जेरूसलम? नहीं ना, उसके साथ जेरूसलम का क्या ताल्लुक है? अगर अकेली उसके यरमुक आई है साथ तो नहीं हुई थी? नहीं जी, अलग हुई थी। अलग है उसके वो, साथ क्यों हुई थी? नहीं नहीं वो, हाँ नहीं बेटा, लाइक उसके बाद हुई थी ना तो फिर। उसके बाद होने वाली बैटल तो उन्होंने पूछी नहीं ना। वो जो पूछेंगे तो वो बताओगी नहीं, अपनी मर्जी से बताओगी। हैं? हाँ मिस अच्छा तो किसी ने लिखा है कि ये पेपर पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 इज टोटली इररेलेवेंट। किसी बहुत टीचर ने सारे हैं मिस, बहुत हाँ सारे हैं उसके, चार टीचर ने चार 4 हैं। आर्टिकल ऑफ फेथ दे दिए ना, एंजल, तौहीद और वो कौन सा है, प्री मिस डेस्टिनेशन और एंजल ने प्री डेस्टिनेशन एंड डे ऑफ जजमेंट। प्री डेस्टिनेशन में डाल दिया अच्छा था। डे ऑफ जजमेंट में याद रखना, डे ऑफ जजमेंट में बेटा ये काम जरूर करना कि माइनर साइंस और मेजर साइंस जरूर लिखना। और एक और चीज जरूर लिखना जो तुम लोगों ने लास्ट टाइम भी मिस की थी। वो चीज क्या थी? वो ये थी कि आपने लाइफ आफ्टर डेथ का भी जिक्र करना है, यानी जन्नत और जहन्नुम का भी जिक्र करना है। ठीक है, डे ऑफ जजमेंट को डे ऑफ जजमेंट पे खत्म नहीं कर मिस देना, बल्कि मौत के बाद क्या होता है ये भी मेंशन करना है। हाँ मिस एक और बार वो माइनर और मेजर साइंस बता दें बेटा, मिस, वो मैं माइनर साइंस भूल आपके गया पास था। जो हदीस जिब्राइल है उसकी उसी को आप कोट कर देंगे तो इट वुड बिकम योर रेफरेंस ऑल्सो। आपका एक रेफरेंस भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि आर्टिकल्स ऑफ फेथ में आपको पता है रेफरेंसेस कंपलसरी हैं, तो आपको एक रेफरेंस भी मिल जाएगा हदीस जिब्राइल में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब चौथा सवाल, दिस वाज द फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम। वो फोर्थ क्वेश्चन क्या था? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट द सा। सा मतलब द आवर, HOUR, आवर जिसे कहते हैं आप। तो आवर के बारे में मुझे कुछ बताइए। उस पे उन्होंने कहा कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आई नो ओनली व्हाट यू नो अबाउट इट, मुझे भी उतना ही पता है जितना कि तुम्हें पता है। उस पर हज़रत जिब्राइल अलैहि सलाम आस्क्ड हिम दैट कैन यू प्लीज एलाबरेट सम माइनर साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। कुछ साइन आपके पास है, माइनर साइंस अगर आपके पास हैं तो मुझे वो बता दें। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 माइनर साइंस बताए थे। एक क्या बताया था? वुमेन विल गिव बर्थ टू नहीं, उन्होंने क्या कहा था कि क्या था यार वो सेंटेंस, किसी को याद है? वुमेन विल गिव बर्थ टू हिज मास्टर, टू हर मास्टर, के औरत अपने मास्टर को पैदा करेगी। यानी इसके अंदर अब जो भी इसकी स्पेसिफिकेशन है कि इधर माओ को लोग जो है वो समझेंगे अपनी नौकरानी समझेंगे या अपना स्लेव समझेंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मतलब आगे चलकर इतना एडल्ट्री इतनी कॉमन हो जाएगी कि पता भी नहीं चलेगा कि कौन किसकी औलाद है। तो आप सिर्फ सेंटेंस लिख पे गौर करें, वो लिख दें बस कि वुमेन विल गिव बर्थ टू हर मास्टर। और दूसरा उन्होंने कहा था कि बेयर फुटेड अरब्स
Bedouin Arabs will compete in what? किस चीज में मुकाबला करेंगे? Tall building. बेयर, हाँ, Tall टॉल building. बिल्डिंग्स में। ये जो बेयर फुटेड अरब्स हैं, दे विल बी हैविंग द कंपटीशन इन टॉल बिल्डिंग्स। ये दो साइंस तो हदीस जिब्राइल में क्लियरली मेंशन है। इसके अलावा भी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड मेनी माइनर साइंस। एक सबसे बड़ा जो माइनर साइन है वो क्या है? द बर्थ ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ और उनकी, हाँ Death. बताओ, डेथ। प्रॉफेट Death. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ और उनकी डेथ, बिकॉज़ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट मी, आई एंड द डे ऑफ जजमेंट आर क्रिएटेड लाइक दिस, एंड ही जॉइंड हिज टू फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों फिंगर्स ज्वाइन करके फरमाया कि मैं और क़यामत ऐसे पैदा किए गए, बट आई केम बिफोर द डे ऑफ जजमेंट, लेकिन मैं उससे पहले आ गया एंड मेरी डेथ के फौरन बाद डे ऑफ जजमेंट आएगा। तो उनकी डेथ को भी 1500 साल गुजर गए हैं। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स बर्थ एंड हिज डेथ इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट माइनर साइन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं, ये 3-4 लिख लेंगे, काफ़ी हैं। अच्छा, बहुत सारे माइनर साइंस फैब्रिकेटेड हैं, डू नॉट गो फॉर देम। उनकी अगर कोई ऑथेंटिसिटी आपके पास नहीं है तो मत लिखिएगा, ठीक है। बस इतने भी बहुत है ना, तीन बहुत चार। हैं, बहुत हैं। ये जो 3 मैंने बता दिए ये भी बहुत हैं। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ और डेथ 2 ये हो गए और 2 वो हो गए जो हमने अभी हदीस जिब्राइल में किए। तो 4 माइनर साइंस बहुत हैं। फिर आप आएँगे किस पर? मेजर साइंस पर। मेजर साइंस आपके पास वहाँ से स्टार्ट होते हैं जहाँ से आप लिखते हैं कि सबसे पहले तो आएगा, सबसे पहले क्या है कि सूरज मशरिक के बजाय कहाँ से निकलेगा? द सन विल बी राइजिंग फ्रॉम Maghrib. वेस्ट। हाँ, सूरज मगरिब से निकलेगा। और फिर उसके बाद आपके पास आता है फिर आते हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, फिर आता है दज्जाल, फिर आते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि दज्जाल को कत्ल कौन करेंगे? फिर याजूज माजूज लिख हज़रत सकते ईसा हैं। अलैहिस्सलाम। याजूज माजूज आखिर में आएंगे। हाँ, याजूज माजूज बिल्कुल लिख सकते हैं। याजूज माजूज उसके बाद, उनके बाद आएंगे, इन सब के बाद आएंगे याजूज माजूज। और फिर एक आएगा दाबतुल अर्ज, यानी बीस्ट ऑफ द अर्थ। बीस्ट ऑफ द अर्थ क्या है? बस वो जो सब बॉडीज को हटा देगा, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको मारेंगे। हाँ, वो बीस्ट ऑफ द अर्थ, वो एक बड़ा सा एनिमल होगा जो कि काफिरों के सरों पे साइन लगाता हुआ जाएगा, काफिर का, ठीक है। तो याजूज सोलह माजूज को और फिर मार्क उसके बाद करते रहेगा। हाँ, वो मार्क करता हुआ जाएगा। तो दाबतुल अर्ज यानी बीस्ट ऑफ द अर्थ आएगा। हाँ, बस इनमें से भी 2-3 लिख दें, बहुत है। इनमें से भी जितनी तुम्हें याद हो तुम लोग लिख लो। वैसे तो ये सब याद ही रहेंगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, दज्जाल, याजूज माजूज, सन राइजिंग फ्रॉम द वेस्ट, और साथ में ये जो है दाबतुल अर्ज। ये तो आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि भूलेंगे, ये इंशाल्लाह याद रहेंगे। तो ये वैसे तो 5 भी मेजर लिख लेंगे, साइंस बहुत में है। होंगी ना, हाँ, मेजर साइंस होंगे ना ये। ये मेजर साइंस हैं, ये सारे मेजर साइंस हैं। और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेजर साइंस के बारे में फरमाया कि मेजर, द एग्जांपल ऑफ द मेजर साइंस इज लाइक अ नेकलेस ऑफ द पर्ल्स, इफ इट विल बी ब्रोकन द वे वन आफ्टर अदर द पर्ल्स विल बी फॉलिंग डाउन, इन द सेम वे द मेजर साइंस विल बी अपीयरिंग। कि जिस तरह एक पर्ल का नेकलेस आपके हाथ में और वो टूट जाए, जो उसमें से जिस तरह से तेजी से मोती गिरते हैं ना, वन आफ्टर अदर, सेकंड भी नहीं लगेगा, इस तरह से मेजर साइंस आना शुरू होंगे, वन आफ्टर अदर, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। ये जो सारे मेजर साइंस है ना, इस तरह से। माइनर साइंस माइनर, बस सनराइज और वो सब होंगे, छोटे नहीं जो नहीं, चीजें सनराइज जैसे मेजर है बेटा, सनराइज मेजर है। माइनर साइंस वो हैं जो बेयर फुटेड अरब्स विल बी हैविंग कंपटीशन इन टॉल बिल्डिंग्स, और वो दूसरा वो था द वुमेन विल गिव बर्थ टू हर मास्टर, और तीसरा द डेथ एंड द बर्थ ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस वो लिख सकते हैं कि जो रिवर हाँ, लिख सकते हैं, रिवर यूफ्रेट भी है, रिवर यूफ्रेट विल बी ड्राइड। ड्राइड अप। हाँ, लिख सकते हैं, रिवर यूफ्रेट का भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, अगर कोई आपके माइंड में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, वो क्योंकि भी इसके तो बारे था में कि फैब्रिकेशन बहुत ज़्यादा है। क्या? अरब के अंदर वो ग्रीनरी आ जाएगी या पता नहीं क्या। इसके बारे में डाउट है बेटा, हाँ, ये कंफर्म नहीं है, ये इसको नहीं कहानी लिखना। वाली नहीं थी कि प्रॉफिट के वक्त एक जो दज्जाल से मिल गया था, दज्जाल ने पूछा था कि अरब के अंदर डेट पाम्स ग्रो, सब वाली कहानी वो उसके अंदर वो तमीमदारी पे आई थी। बहुत लंबी हो जाएगी बेटा, बहुत लंबी हो जाएगी। तमीमदारी वाली स्टोरी भी आपको, वो तो दज्जाल से रेफर करके लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पर उसका इतना काम नहीं है। यहाँ पर आपने मेजरली बात करनी है डे ऑफ जजमेंट के बारे में, तो हमें साइंस के थ्रू सिर्फ डे ऑफ जजमेंट को रेफर करना है। मतलब हमारा मेन एम क्या है? डे ऑफ जजमेंट के बारे में बात करना, ठीक है। तो डे ऑफ जजमेंट के बारे में आप शुरू से, अच्छा ये भी जरूर लिखिएगा इस आंसर के अंदर, माइनर डेथ वाली बात। ये भी आप लोगों में से बहुत सारों ने इस बार मिस की थी मॉक पेपर में। तो वो जो माइनर डेथ किसको कहते हैं? माइनर डेथ नहीं, सॉरी, माइनर डे ऑफ जजमेंट कौन सी, किसको कहते हैं? इस कबर वाले उसको कहते हैं। हाँ, कबर वाले सिनेरियो को, कि जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसका क्या स्टार्ट हो जाता है? माइनर, हाँ, माइनर डे ऑफ जजमेंट स्टार्ट हो जाता है। और फिर माइनर डे ऑफ जजमेंट का डिसीजन कैसे होता है कि आपने कहाँ जाना है, अच्छी जगह पे जाना है या बुरी जगह पे जाना है, ये कैसे डिसाइड होगा?
जो ये दो सब वो आपने आते हैं लिखना है। ना, मुनकर हाँ नकीर आता है। हाँ, मुनकर मुनकर नकीर, नकीर आते हैं। मुनकर नकीर कहाँ पर आते हैं? कब्र के कब्र अंदर। कब्र हाँ, में। ग्रेव में आते हैं। वो आपसे सवाल पूछेंगे आकर कि भाई, वो 3 सवाल पूछेंगे, वो तीनों सवाल भी आप कोट कर सकते हैं। कौन-कौन से? व्हाट रिलीजन, व्हाट इज योर रिलीजन, हु इज लॉर्ड, योर who's your लॉर्ड religion, prophet। एंड हु इज योर मैसेंजर। तो जिसने ये थ्रेशोल्ड है बेसिकली, इसको आपने क्लियर कर दिया। एंट्री टेस्ट है, इस एंट्री टेस्ट को आपने क्लियर कर दिया तो बरज़ख में आप अच्छी जगह पे चले जाएंगे जो कि जन्नत के करीब होगी, वहां से जन्नत की खुशबू भी आएगी। और अगर नहीं क्लियर किया तो जो है वो अल्लाह माफ करे, जहन्नुम वाली साइड पर चले जाएंगे, जहां पर गर्म हवा भी आपको आएगी और वो भी आएगा जहां पर जहन्नुम की स्मेल भी सूंघ सकेंगे लोग। तो ये तब तक मिस वहां पर रहेंगे, ये वेटिंग एरिया तब तक सस्टेन रहेगा जब तक के मेजर डे ऑफ जजमेंट नहीं आ जाता। हाँ बेटा। मिस एक विंडो खुल जाती है ना उसकी तरफ, हाँ, एक जन्नत विंडो की खुल जाती विंडो है, की तरफ। बिल्कुल। आप पूरा पूरा लिखें जो मैंने जैसे डे ऑफ जजमेंट डिटेल में पढ़ाया था ना। एक विंडो ओपन हो जाती है और उस विंडो से आपको हवा भी आती है और आप देख भी मिस सकते हैं। कब्र छोटी भी होती है अगर हाँ, आपका वो आप, और नहीं होता। इसका ताल्लुक इस चीज से भी है कि बरज़ख में अगर आप अच्छी जगह पर रह रही है आपकी रूह, तो जो ग्रेव है आपकी, वहां से आपको आपकी कब्र तंग और कुशादा भी होती रहती है, यानी वास्ट भी हो जाती है और वो श्रिंक भी हो जाती है, एज पर योर आंसर्स एंड एज पर योर कंडीशन इन द बरज़ख। जैसी रूह की कंडीशन होती है बरज़ख में, वही चीज आप बॉडी फील करती है कब्र के अंदर। अगर कब्र का अजाब उसको मिलता है, यानी बरज़ख के अंदर अगर वो तकलीफ में है, तो दुनिया में भी कब्र का अजाब उसको मिल रहा होता है। लेकिन अगर बरज़ख में वो अच्छे हालात में, तो बॉडी चाहे डीकम्पोज हो, उसको पता भी नहीं चलता कि बॉडी डीकम्पोज हो गई, मतलब उसको कोई तकलीफ का एहसास नहीं होता, पता भी नहीं चलता। मिस कब्र के अंदर पनिशमेंट भी तो मिलती है जैसे आपकी हाँ, deeds कब्र के के अंदर ऊपर। पनिशमेंट उन्हीं को मिलती है जो कि थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर पाते ना, एंट्री टेस्ट में फेल हो जाते हैं जो। तो उन पनिशमेंट्स का भी लिखना होगा कि स्कॉर्पियन नहीं नहीं, सारी नहीं, जरूरत नहीं है। बस इतना मेंशन कर देना कि अगर जो, स्पेंड करना। हाँ, बस सिर्फ मेंशन कर देना कि कब्र का अजाब अपनी जगह पे बरहक है। और फिर उसके बाद आपने उसके बारे में भी लिखना है। जैसे मैंने कहा कि आखिर बाद में जब मेजर डे ऑफ जजमेंट आएगा, उसके साइंस पहले लिखने हैं और फिर मेजर डे ऑफ जजमेंट को आपने स्पेसिफाई करना है। आपके पास 3 बड़ी सूरतें हैं जिनके बारे में हॉरर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट जिसके अंदर डिस्क्राइब्ड है। कौन-कौन सी? सूरज सूरज ज़िलज़ाल, ज़िलज़ाल, ज़िलज़ाल और कारिया, और उसका तो नाम ही क़यामत है। एक सूरत है जिसका नाम ही क़यामत है। तो इन तीनों सूरतों के आप नाम भी लिख देंगे, इट वुड बिकम योर कंप्लीट रेफरेंस। ज़िलज़ाल, कारिया एंड क़यामा। ठीक है, ये तीनों सूरतें डे ऑफ जजमेंट के हॉरर्स को बड़ा वेल डिफाइन कर रही हैं। और जन्नत और दोज़ख के हालात का भी आपने मेंशन करना है। डे ऑफ जजमेंट जब खत्म होगा, पहले तो बैलेंस की बात करनी है, बैलेंस एस्टेब्लिश करेगा अल्लाह। और फिर उसके बाद आपको जो है वो, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि 70,000 पीपल, मेनी हदीस आर कोटिंग दिस, कि 70,000 पीपल विल बी एंटर्ड इनटू जन्नत विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, कि 70,000 लोगों को तो अल्लाह बगैर अकाउंटेबिलिटी के जन्नत में लेकर जाएगा। अब वो कौन लोग होंगे, क्या होगी, उसकी स्पेसिफिकेशन की आपको जरूरत नहीं है, बस आप यही मेंशन कर दीजिएगा। और बाकी लोगों का फिर हिसाब किताब होगा। जब हिसाब किताब होगा तो अल्लाह एक मस्टर्ड सीड के बराबर भी किसी के साथ क्या नहीं करेगा, अनजस्टिस। अनजस्टिस नहीं करेगा। और आपके सारे अमाल आपको लाकर दिखाए जाएंगे। कौन लेकर आएगा आपके अमाल? आपकी डीड्स को कौन लेकर आएगा सामने? किरामन हाँ, कातिबीन किरामन जो कातिबीन, द नोबल रिकॉर्डर, जो दुनिया में हमारे कंधों पे बैठे हुए ना नोबल रिकॉर्डर, उन्होंने जो सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है वो लेकर आएंगे। और लेकर आकर आपको दिखाएंगे, एक हर इंसान की पूरी बॉडी हर चीज की गवाही दे रही होगी उसकी जबान के अलावा। मतलब जिस तरह दुनिया में सिर्फ जबान बात करती है, बाकी पूरी बॉडी खामोश है, लेकिन वहां पर सिर्फ जो है वो जबान खामोश रहेगी, बाकी एक एक पार्ट खुद हर चीज का विटनेस बन जाएगा। आपकी बॉडी का एक एक पार्ट गवाही देगा। और फिर उसके बाद जो है वो एक ब्रिज के ऊपर से गुजारा जाएगा जो कि किससे ज्यादा थिन होगा? मिस ट्रम्पेट भी तो लिखेंगे हेयर पहले। लाइन, ट्रम्पेट तो पहले लिखेंगे, स्टैंड। हॉरर से भी पहले। ट्रम्पेट से ही तो अपना आपने शुरू करना है। जब मेजर और माइनर साइंस आपने बता दिए, उसके बाद आप इसराफील अलैहिस्सलाम के ट्रम्पेट को मेंशन करेंगे। मुझे तो लगा अंडरस्टूड है, इसलिए मैंने रिवाइज नहीं किया कि ट्रम्पेट की बात वैसे हम करके ये तो भी फिर लिख आप आगे सकते हैं आएंगे। कि हाँ वैसे हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर किसी ने दुनिया के अंदर किसी के साथ गलत करा होगा तो उनको उस हाँ हाँ, वक्त बिल्कुल बिल्कुल। नेकी देनी होगी अपनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसे आप भी लिख लिखना सकते होगा। हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं कि दुनिया में जो किसी ने गलत किया, वहां पर वो उसका अल्लाह ताला वहां से उसकी अकाउंटेबिलिटी लेगा। फिर उसके बाद ब्रिज से गुजर कर आप जाएंगे, जो ब्रिज से नीचे अच्छा, वो ब्रिज जो है वो हेयर से ज्यादा वो होगा, थिन होगा, और किससे ज्यादा शार्प होगा? sword से ब्लेड। ज्यादा नाइफ। हाँ, नाइफ से ज्यादा, या उससे एक स्वॉर्ड से ज्यादा वो शार्प होगा। और जो इसके ऊपर से गुजर गया वो क्या, कहाँ एंटर होगा? जन्ना जन्नत। जन्ना में। और जन्नत। जो नीचे गिर गया उसके नीचे मतलब हजारों की डेप्थ में क्या है?
1000 किलोमीटर की डेप्थ में जहन्नुम है, मतलब गिरते गिरते भी इतना टाइम लगेगा मिस कि जब तक वहां पहुंचेगा वो। हाँ बेटा मिस, बोलो। ये आप पुलिस रात की बात कर रही है ना? हाँ हाँ, पुलिस रात की बात करी हूँ जी, बिल्कुल ब्रिज की बात करी हूँ, वही पुलिस रात है। और वहां पर फिर आप एंटर होंगे जन्नत के अंदर। फिर आपने जन्नत के हाल अहवाल बताने कि जन्नत में जन्नत कैसी होगी, जन्नत के सारे हाल अहवाल कौन सी सूरत में मेंशन है? कुरान की कौन सी सूरत बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करी है? हाँ, सूरह रहमान। सूरह रहमान, वेल डन। सूरह रहमान सबसे ज्यादा जन्नत के बारे में बात कर रही है। ठीक है, तो जिनके दाएं हाथ में यानी जिनके राइट हैंड में मिलेंगे उनके किरामन कातिबीन, जिनको राइट हैंड में पकड़ाएंगे वो ब्रिज जो है वो क्रॉस कर जाएंगे स्मूथली। जिनको लेफ्ट हैंड में दिए जाएंगे, ये भी सूरह रहमान इसके बारे में भी बात कर रही है। ये इट इज मेंशन इन सूरह रहमान। जिनको उनके रिकॉर्ड्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड में मिलेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू क्रॉस द ब्रिज। जिनको उनके रिकॉर्ड्स जो हैं वो राइट हैंड में मिलेंगे, दे विल स्मूथली क्रॉस द ब्रिज, और फिर वो जन्नत में एंटर हो जाएंगे। और फिर जन्नत के हाल और जहन्नुम के हाल, के जहन्नुम में किस तरह की चीजें होंगी और जन्नत में किस तरह की चीजें होंगी, वो दोनों सूरह रहमान जन्नत और दोज़ख दोनों के हाल को बता रही है। और कुछ बेटा, और कोई आर्टिकल ऑफ फेथ जो आपने वो करना हो, या कोई मिस, वो मिस मामला? मिस एक हदीस थी ना मिस, प्राइड और फेथ की, हाँ कि मिस किसी के भी हार्ट में थोड़ा सा हाँ भी हाँ फेथ होगा हाँ, तो वो डन है। तो मिस वो हम लोग कहाँ पे लिखें, किस टाइम पे, बरज़ख के अंदर या फिर? उसका यहाँ पर तो कोई ऐसे वो नहीं है बेटा, वो तो अपने अमाल की बात है। और अमाल तो बहुत सारे हैं, फिर सिर्फ प्राइड थोड़ी, बहुत सारे और भी अमाल के बारे में इस तरह की बात आई है कि अगर जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ तो वो जन्नत में नहीं दाखिल होगा। और भी है। तो मिस उसको हम लोग वही दोनों को जन्नत के बारे में लिख सकते हैं, लाइक अगर इसके कि वो उसका क्राइटेरिया फिल हो जाएगा ना मिस, कि कौन जन्नत एंटर करेगा कौन नहीं करेगा। हाँ लिख देना, लिख देना। फिर वो इससे पहले ही लिखना, पुलसरात से पहले लिखना। ठीक है, पुलसरात से ठीक है पहले लिख के फिर मिस पुलसरात वाली बात लिख देना। और मिस जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है पार्ट ए और बी, मिस उसके बारे में थोड़ा बता अरे दें। यार, पार्ट ए भी इतना बुरा करते हो तुम लोग हदीस का, खुदा का वास्ता है उसको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके बी पार्ट लिखना। ए अगर तुम लोगों को बहुत अच्छे से नहीं भी आ रहा, बी पार्ट के अंदर बहुत स्कोप है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। मतलब ये जो मिस क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जांपल से पढ़ दूं? हाँ एग्जाम्पल, अपनी एग्जाम्पल को इनकलकेट करो यार, अपने बारे में लिखो। मतलब और हदीसें तो ज्यादातर हमने जिस तरह से डिवाइड की है, सिंसियरिटी, मॉडेस्टी, आप उसको अपने पर्सनल कॉन्डक्ट के साथ जो है वो टच कर सकते हो। आप उसको अपने कम्युनल कॉन्डक्ट के साथ टच कर सकते हो। अगर ब्रदरहुड की आ जाती है, या फिर इस तरह की आ जाती है जैसे मर्सी वाली आ जाती है, या काइंडनेस वाली आ जाती है, या जो ऑर्फन वाली है, विडो वाली है, इस तरह की हदीसें जब आ जाती हैं तो उसको आप कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करके प्रॉपर उसकी थीम बना के अपना आंसर लिखें। आपके पास बहुत रूम है लिखने को। जैसे विडो वाली और आ मिस जाती है। हाँ, पार्ट ए। पार्ट ए का ही बता रही हूँ, जैसे इसी में तो कह रही हूँ, पार्ट ए में ही तो कनेक्ट करना है आपने। जैसे ऑर्फन और विडो वाली आ गई अगर, तो और नहीं, विडो वाली और पुअर वाली आ गई। अब यहाँ पर आप हाईलाइट करके लिखें कि दिस हदीस इज रिवॉल्विंग अराउंड द कम्युनल कॉन्डक्ट ऑफ अ मुस्लिम, बिकॉज इन दिस वे। और फिर आप साथ में अगर ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, उसमें आप कम्युनल और इंडिविजुअल दोनों लिख सकते हैं। मतलब एक हदीस को आप कम्युनल और इंडिविजुअल दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि दिस हदीस इज रिवॉल्विंग अराउंड द थीम ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनल कॉन्डक्ट ऑफ अ मुस्लिम। यूं भी लिख सकते हैं आप, बिकॉज इफ समवन इज, बिकॉज अल्लाह प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज एड्रेसिंग टू पीपल ऑफ द सोसाइटी, टू कम्युनिटीज ऑफ द सोसाइटी हु आर कंसीडर्ड एज वीक। कौन सी दो कम्युनिटीज को प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर हाईलाइट किया? एक विडोज को, और दूसरा widows and orphans. नहीं नहीं, वो इसके बेस वाली हदीस में ऑर्फन नहीं है बेटा। विडो के साथ कोई और है, कौन है? याद करो। पुअर, पुअर मैन, गरीब आदमी। एक और एक बेवा औरत और एक गरीब आदमी, इन दोनों की बात की है हदीस ने। तो आप इन्हीं दोनों के अंदर ही वो रहिएगा कि इफ समवन इज डूइंग दिस, of course they are like, if we are helping the widow because they are the victim of the society। आप हाईलाइट भी करेंगे कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों इन दोनों को हाईलाइट किया है, क्योंकि दे आर कंसीडर्ड एज द विक्टिम ऑफ द सोसाइटी। वुमेन, विडो वुमेन इज वल्नरेबल। वल्नरेबल का क्या मतलब होता है? वल्नरेबल कौन होता है बेटा? Easy target. हाँ, टारगेट जो कि विक्टिम है ना, ओपनली विक्टिम है, जो वो वल्नरेबल है। सबको पता है कि एक औरत अगर विडो है तो उसके लिए बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उसके ऊपर बहुतान लगाना आसान है, उसके ऊपर इल्जाम लगाना आसान है। आप इन चीज़ों को भी हाईलाइट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर कैटेगरी की आप उस चीज़ को भी उठा सकते हैं कि इट इज, शी इज वल्नरेबल, तो पीपल कैन टेक द एडवांटेज फ्रॉम हर सिचुएशन, हर वल्नरेबिलिटी। So Prophet sallallahu alaihi wasallam targeted her in a hadith so that we would be able to help her in any possible way। जो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प करें, यू कैन प्रोवाइड हेल्प थ्रू एनी मीन, जो आपको पॉसिबल लगे आप उसके थ्रू उसको हेल्प आउट कर सकते हैं।
फिर पुअर की आप बात करते हैं कि पुअर पीपल आर आल्सो वल्नरेबल इन द सोसाइटी, उनको भी आप किस तरीके से हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर वहां पर तो आपको जरूरत है फाइनेंशियल हेल्प की, उनको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, आप जितनी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं किसी और के थ्रू कर सकते हैं, वट एवर यू आर एबल टू डू इन योर कैपेसिटी यू कैन डू इट। आप उसके अंदर एग्जाम्पल्स इनकलकेट कर सकते हैं, कभी उनको राशन डाल के दे दिया, कभी उनको ईद के कपड़े लेकर दे दिए, मतलब इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप बी पार्ट में भी मेंशन कर सकते हैं, और ए पार्ट के अंदर आप उनकी वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट कर सकते हैं। इसी तरह ये तो वल्नरेबल हो गए, दो और लोग भी हैं जो वल्नरेबल तो नहीं है लेकिन उनके राइट्स भी मेंशन किए हैं हदीस ने, जैसे कि कौन से दो लोग, गेस्ट एंड नेबर्स। नेबर्स, इनको भी आप कम्युनल और इंडिविजुअल दोनों में, हम अगर इंडिविजुअली इनको हेल्प आउट करते हैं तो हमारे पर्सनल कॉन्डक्ट जो है वो इससे बहुत इंप्रूव होता है, हमें पता चलता है कि सोसाइटी के अंदर किसको हमारी नीड है और हम कहाँ कहाँ तक जाकर उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। फिर आप वहां पर उसको कम्युनिटी के साथ भी हाईलाइट कर सकते हैं, कम्युनिटी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं कि कम्युनिटी के अंदर इन लोगों को फायदा देने का क्या फायदा है, कम्युनिटी के अंदर कम्युनल कॉन्डक्ट कैसे इंप्रूव हो रहा है। सारे के सारे लोगों के लिए ये बेनिफिशियल इसलिए है कि अगर हम गेस्ट और नेबर्स की प्राइवेसी का ख्याल रखेंगे, उनके साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका हमारे साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। और आजकल के दौर की आप एग्जांपल दे सकते हैं कि नाउ अडेज पीपल आर नॉट लाइक इन द फेवर ऑफ वेलकमिंग द नेबर्स, सॉरी वेलकमिंग द गेस्ट। लोगों के अंदर टेंडेंसी नहीं है, वो गेस्ट को जो है वो वेलकम नहीं करते। तो यहाँ पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उनके राइट्स इसलिए बताए कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त बंदा आपको बता कर ही आए, कभी कभी अचानक भी कोई गेस्ट आ सकता है, सो वी शुड ट्रीट देम इन अ गुड वे, इवन कि अगर कोई अचानक भी आ जाता है तब भी। तो आप दोनों सिचुएशन मेंशन कर देते हैं, कोई आपको बता कर आ रहा है, कोई अचानक आ रहा है, तो गेस्ट के बारे में आप कुछ बात कर सकते हैं जिससे आपका आंसर थोड़ा सा मिस एलाबरेट हो जाएगा। हाँ बेटा। मिस पार्ट ए को थोड़ा सा प्रॉफिट की लाइफ की या उनके हाँ, प्रॉफिट के कंपेनियन साथ से बिल्कुल कनेक्ट कर रिलेट कर सकते सकते हैं। हैं। यस यस, जैसे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नेबर्स के साथ क्या करते थे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद विडोज को कैसे ट्रीट करते थे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ऑर्फन्स को कैसे ट्रीट करते थे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस ब्रदरहुड यहाँ के तो बारे में जैद क्या बिन किया। हारिसा की डाल सकते हैं एग्जांपल। हाँ, मिस ए जैद बिन पार्ट में हारिसा की एग्जांपल डाल डालना, बी पार्ट में अपनी एग्जांपल डालो। हाँ बेटा। मिस डेली लाइफ की एग्जांपल बी पार्ट में डालनी है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ की एग्जांपल ए में डालनी है। हाँ हाँ हाँ, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ए में डालनी है और बी पार्ट में अपनी डालनी है, तुम्हारी मेरी किसी की भी, ठीक है। और ए पार्ट में ना वो जो हमने उस दिन सवाल पढ़े थे कम्युनल और इंडिविजुअल कॉन्डक्ट वाले, दो सवाल हमने बड़े डिटेल में हाईलाइट किए थे, उनमें भी ना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल डाल सकते हो। जब उनको भी तुम लोग लिखते हो ना 10 मार्क्स का जब क्वेश्चन लिखोगे कम्युनल कॉन्डक्ट का या इंडिविजुअल का, तुम लोगों ने देखा था खुद के मर्सी वाली हदीस में उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का और विजिट टू ताइफ को कैसे हाईलाइट किया, बता, मार्किंग स्कीम ने। तो इसका मतलब है कि वो आपसे भी ये डिमांड करते हैं कि आप भी ना अपने इवन के ए पार्ट में भी, सारी हदीसों के ए पार्ट में भी, और अपने वो जो कम्युनल और इंडिविजुअल वाले क्वेश्चन के ए पार्ट में भी आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल और इवन के कंपेनियंस की एग्जांपल्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत अच्छा मटेरियल आ जाता है जब आप उनकी एग्जांपल्स को हाईलाइट करते हैं। मिस हाँ, ए पार्ट में इनकी एग्जांपल्स के अलावा और क्या हमें डालना होता है? ए पार्ट में बेटा प्रॉफिट या कंपेनियंस की एग्जांपल और बाकी उनकी उनके बारे में उस पर्टिकुलर आपने कैटेगरी को हाईलाइट करना है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर्टिकुलर कैटेगरी को क्यों हाईलाइट किया। जैसे अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्रदरहुड की बात की तो ब्रदरहुड की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्रदरहुड को यहाँ पर इस हदीस के अंदर पर्टिकुलरली हाईलाइट किया कि ब्रदरहुड से हमें क्या फायदे होते हैं ना कम्युनिटी के अंदर रहने में। तो उस चीज को फिर आप हाईलाइट करेंगे, चाहे पुअर है तो पुअर को हाईलाइट करेंगे, वो क्यों वल्नरेबल है, विडो है तो उसको हाईलाइट करेंगे। इस तरह की चीजें आप ए पार्ट में हाईलाइट करके और फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल के साथ इनकलकेट करेंगे, ठीक है। ठीक है मिस। और कुछ, आज ऑफिशियली आखिरी क्लास है हमारी ऑफिशियली। बस हमारी आखिरी क्लास है, हाँ ना, मैं मैं वही वही कह आता रही हूँ, कल से जो है वो फ्री 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 बॉडी एंड सोल फ्री। बस मैंने तो अभी स्कूल के फाइनल भी देने हैं। हाँ, तुम्हें तो अभी वो भी करना है। नहीं, इन लोगों का तो फ्री 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 बॉडी एंड सोल फ्री, और मैं भी, मुझे आज ही बस मैं शर्मात का भी फोन आया है कि वो, मैं भी कौन सा पढ़ूंगा। हाँ तुमने मैं भी बस कौन सा, जो सही बात आता है, हो, पढ़ना है, पेपर ही देने। मैं जो आता होगा बस करके आ बस करके जाऊंगा आ बस। जाना, अपने आप को ज्यादा बर्डनाइज नहीं करना, इन पेपरों में तुमने बड़ी मेहनत बिल्कुल की भी, है। हाँ बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तब इनको बता दे। यार लव तबत अमीन को तो तुम लोगों ने अपनी जान का रोग ही बना बस दिया। बताती हूँ, हाँ मिस बस ये बता देंगे पैराग्राफिंग बस बता दें। मैं लिख के भी भेजती हूँ, एक आंसर तुम लोगों को मैं फॉर्मुलेट करके भेजती हूँ जिसके अंदर पहला पैराग्राफ तबा ताबईन का सही लिख है। के फिर आपने बायोग्राफी को छोड़ दो यार। मैं तो कहती हूँ तबा ताबईन की बायोग्राफी में खुदा का वास्ता मत जाओ, अपने आप को नहीं मैं थकाने कह रहा वाली हूँ बात है। नॉर्मल जो तब इनका है। हाँ, नॉर्मली तबा ताबईन वाला क्वेश्चन वैसे तो मेरे नोट्स में भी है,
कि तबा ताबीन के एरा में कैसे कंपाइल हुई थी हदीस, उसका वही पूरा सवाल है बेटा कि तबा ताबीन बेसिकली यही थे ना, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इन्होंने एक साइंस इन्वेंट की थी, उस साइंस का नाम था उसूल हदीस। उसको उन्होंने 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्योंकि हदीस की के पार्ट्स भी 2 ही होते हैं, एक सनद और एक मतन। एक से उन्होंने सनद को स्क्रूटनाइज किया, दूसरे से उन्होंने मतन को स्क्रूटनाइज किया, सनद का क्राइटेरिया। अच्छा, इस वाले सवाल में ना तबा ताबीन वाले में ज़रूरी नहीं है कि आप सनद का पूरा क्राइटेरिया लिखें, आप 2-3 चीज़ें भी लिख लेंगे, इट वुड बी एक्सेप्टेबल। जहाँ उन्होंने चेक्स के बारे में पूछा है ना, वहाँ सारे चेक्स लिखने हैं। लेकिन इस वाले सवाल में अगर आप सारे चेक्स नहीं भी लिखेंगे तो आपका आंसर गुड टू गो है, ठीक है? मिस हाँ, सैंपल मिस मैं भेज दूंगी। हाँ, और मिस ये सुन्नी बुक्स का बोल क्यों रहे हैं मिस? अगर उन्होंने 12 साल में नहीं दी तो उन्होंने क्या 13वें पता साल में नहीं, जरूर मतलब दी? 13वें साल में क्यों इन्होंने इतना ज्यादा हाईलाइट किया है, आई डोंट नो, मुझे खुद नहीं मिस पता। अगर उनको कंटिन्यू करनी होती जब भी कर तो मैं यही लेते कह रही हूँ ना, थी कंटिन्यू मतलब। करनी होती तो वो दे देते, लेकिन उन्होंने तो कभी, हम अपने आप को खुद परेशान करते हैं, हमारा बच्चा जो है ना खुद परेशान करता है अपने आप को। वो बनी इसराइल की तरह गाय खड़ी हो, बैठी हो, काली हो, पीली हो, नीली हो, याद है? बस उनका मुझे लगता है बस उनका इम्पैक्ट बहुत गंदा गया, वो लीक हो गया था क्या? इस साल का पेपर। हाँ ना, पेपर लीक हो गया था। वही तो। अब इस तरह की चीज जब होती है तो फिर तो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। हाँ, अब्दुल्ला आप क्या कह रहे हो बेटा? मिस मैं कह रहा हूँ मिस के आर्टिकल ऑफ इस्लाम में मिस एक रेफरेंस होता है ना मिस, अल-बेर इज द वन हु, उसकी मिस आगे बता दें, हम इसको पूरा कर दें। आर्टिकल्स ऑफ फेथ क्या था, क्या कह रहे हो? ऐसे का रेफरेंस हो जाए तो मिस हर फर्स्ट पैराग्राफ में चल जाता है। वो बिलीव, अल-बेर इज द आमन तो वन। बिल्लाही, आई बिलीव इन अल्लाह हिज मैसेंजर। मैंने वो लिख के भी तो भेजा अभी तुम लोगों को, डे ऑफ नहीं, उसमें प्री डेस्टिनेशन एंड डिग्री में लिख के भेजा ना बेटा। वो जो देखो बोर्ड के ऊपर पहली चीज ही वो लिखी हुई, ईमान मुफस्सिल जो है, आमन तो बिल्लाही व मलाइकती व कुतुबी व रसूली वल यौमिल आखिरी वल कदरी वल खैरी। ये वाला जो ठीक रेफरेंस है है ना, मिस। ये सब में कॉमन है, और इवन के उसमें हदीस जिब्राइल भी सब में कॉमन है। हदीस जिब्राइल क्यों कैसे आती है आर्टिकल्स ऑफ फेथ में? मिस कौन सी हदीस है जिब्राइल? ये मैं मारूंगी पकड़ के हानिया की बच्ची, आखिरी दिन कह रही कौन सी अच्छा, हदीस जैसे जिब्राइल? जिब्राइल तो किसी का भी रेफरेंस मिल सकती है कि हाँ, इसमें हदीस सारे जिब्राइल आर्टिकल्स किसी की का भी बात रेफरेंस, करेंगे। यस, क्योंकि हदीस जिब्राइल में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4 सवाल पूछे थे। पहला सवाल उन्होंने पूछा था व्हाट इज बिलीफ, व्हाट इज फेथ, तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसर किया था फेथ इज टू बिलीव इन अल्लाह, हिज मैसेंजर, हिज एंजल्स, हिज बुक्स, हिज मैसेंजर्स एंड प्रीडेस्टिनेशन एंड द डे ऑफ जजमेंट। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ उनको गिनवाए थे। और फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज इस्लाम, तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आंसर किया कि इस्लाम इज टू डिक्लेयर शहादा, टू ऑफर द प्रेयर, to pay zakat, to keep the fast in the month of Ramadan, and to perform Hajj if you have the capacity to perform the Hajj। तो ये आप सारे पिलर्स में और सारे आर्टिकल्स में लिख सकते हैं हदीस जिब्राइल का रेफरेंस। मिस तो ये इलैबोरेट करना जरूरी है, बस नहीं हम नहीं सिर्फ बेटा, लिख दें कि एज नहीं मेंशन्ड नहीं इन नहीं, बिल्कुल हदीस भी नहीं, जिब्राइल। बिल्कुल भी एलाबरेट नहीं करें। आप सिर्फ अगर नाम भी लिख देंगे कि ऑल द पिलर्स ऑफ इस्लाम, किसी भी पिलर का सवाल है आप लिख सकते हैं एज ए रेफरेंस, पिलर्स ऑफ इस्लाम आर आल्सो मेंशन्ड इन हदीस जिब्राइल। जो भी आर्टिकल ऑफ फेथ का क्वेश्चन आया आप लिख सकते हैं कि एज इट इज मेंशन्ड इन हदीस जिब्राइल व्हेन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट ईमान, अबाउट फेथ। ईमान या फेथ दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? वही, और आंसर बिल्कुल सेम है, ठीक है यानी मिस। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही आंसर है जो हम उसमें पढ़ते हैं ना ईमान मुफस्सिल में। यानी ये 2 अलग रेफरेंसेस हैं, लेकिन इनकी वर्डिंग क्या है? सेम है। 2 अलग सेम। रेफरेंसेस सेम की है। सेम वर्डिंग है, और कितना ये टेक्निकल चीज है कि आपको रेफरेंस एक याद, आपको एक चीज करनी पड़ी है, आप रेफरेंस जो है वो 2 दफा दे सकते हैं, और दोनों रेपिटेशन भी कंसीडर नहीं मिस होंगे, क्योंकि एक हदीस है और एक ईमान मुफस्सिल है। ईमान मुफस्सिल तो कुरान में। हाँ बेटा, मिस 2 बजे वाला मैसेज आएगा। कोशिश करूंगी कि किसी दफा जैसे ट्रीटी ऑफ हुदैबिया मैंने लिख के भेजा था और सुबह वो आ भी गया। मिस तो ये माइंड में रखिएगा कि कि कौन से मिस हाँ, मिस थोड़ी सी बता दें एडमिनिस्ट्रेशन कंपाइलेशन की। बताती हूँ मैं, 1 मिनट में बोर्ड ही शेयर कर देती हूँ ना तुम लोगों के साथ। हजरत अबू बकर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है बेटा, हजरत अबू बकर की एडमिनिस्ट्रेशन अकेली नहीं आती है 10 मार्क्स की, क्योंकि उसके अंदर मटेरियल ही नहीं है। हजरत अबू बकर ने रूल ही सिर्फ कितने टाइम के लिए किया था? 3 साल का 2 सालों के 2 लिए। साल के लिए 3 बेटा, साल। सिर्फ 2 साल के लिए। अब सिर्फ 2 साल के लिए जब उन्होंने रूल किया तो आपके पास ना उसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है। ऑफ कोर्स आपके पास जब ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आपको अननेसेसरी का परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वो मतलब कैसे आएगी, और मतलब 10 मार्क्स की आ गई तो क्या होगा, नहीं आ सकती, 10 मार्क्स की नहीं आएगी, ठीक है? वो आएगी या तो कंपाइलेशन के साथ मिस मिक्सअप। अगर हाँ हजरत अबू बकर की एक्सपेंशन आ गई तो उसमें सारी मिलिट्री कैंपेन्स नहीं होगी। बेटा, हजरत अबू बकर की एक्सपेंशन भी मतलब इट डज नॉट इवन मेक अ सेंस, क्वेश्चन का सेंस नहीं बनता, लेकिन खुदा ना खास्ता इतनी कोई बुरा नसीब हुआ मेरा भी तुम्हारा भी और आ गई कोई
नहीं है फिरौती की मिस तरह नहीं है आ इतनी गई, पुरानी। अगर आ गई खुदा ना खास्ता आ गई, तो फिर आपने यही वाली जो बैटल्स है ना, बैटल ऑफ बुज़ाखा, बैटल ऑफ यमामा, बैटल ऑफ वो जो बहरीन के अगेंस्ट हुई, जो उनके अगेंस्ट हुई, महारा के अगेंस्ट हुई, वो सब उठाइएगा और लिख दीजिएगा। एक्सपीडिशन टू सीरिया सब लिख दीजिएगा, ठीक है। अपोस्टेसी मूवमेंट वगैरह हाँ कुछ भी हाँ, आ जाएगी। अपोस्टेसी मूवमेंट की जो बैटल्स हैं वो भी लिख दीजिएगा। ये रही हज़रत अबू बकर की बैटल्स, रुको मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो कोई आपको कौन सी कैरेक्टर्स वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही मुझे हज़रत उमर लग रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन हज़रत उमर का मसला ये है कि पेपर 1 में आ चुका है, तो पता नहीं। लेकिन हज़रत उमर के साथ एक और मसला भी है कि ये सीआई वाले इस बात को सोचते ही नहीं है कि उन्होंने हज़रत उमर अभी रिसेंटली दिया है, या पेपर 1 में भी दिया है, या एक क्वेश्चन ऑलरेडी हज़रत उमर का दे दिया है। मतलब वो ऑब्सेस्ड हैं हज़रत उमर से। तो हज़रत उमर है? मैं उस्मान के कहती हूँ, कितना चांस है? हज़रत उस्मान के चांसेस भी हैं और हज़रत अबू बकर के भी चांसेस हैं। मतलब इम्पोर्टेंट जो लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उस्मान इम्पोर्टेंट हो सकता है। जो जेन्युइनली जिसे आप कहते हैं ना कि होना चाहिए, जिसका सवाल आना चाहिए, तो वो मुझे लगता है हज़रत अबू बकर और हज़रत उस्मान में से आना चाहिए। बहुत इस सालों हजरत से इसके उस्मान बारे। का मार्टाइडम आ जाए। हाँ, हज़रत उस्मान का मार्टरडम या रिवॉल्ट्स और चार्जेस आ गया तो बहुत अच्छा सवाल है। और अगर अच्छा एक और बात सुनो, हज़रत उमर का मार्टरडम कभी नहीं आया, 10 मार्क्स में कभी नहीं आया, उन्होंने एड्रेस नहीं किया, ठीक है। तो एक ऐसा सीन भी हो सकता है कि वो हज़रत उमर के मिस मार्टरडम उसमें को क्या भी दे सकते हैं। लिखेंगे? अरे बहुत क्वेश्चन था हज़रत उमर के मार्टरडम में, तो कितनी कहानी मैंने बताई थी मिस आपको। मिस मिस हाँ लुलु फेरोज और मुगीरा के अलावा हाँ, है वो क्या? वाला। अच्छा, उसकी पूरी कहानी नहीं थी, कैसे उसने तैयारी की थी, क्या किया था। मिस हाँ बेटा, मिस छोटी सी मिस थी बस। हजरत उस्मान के दौर में जो थोड़ी बहुत एक्सपेंशन हुई है उसका तो सवाल नहीं आता ना। आता है, आया हुआ है, अलग आया हुआ है बच्चे, आया हुआ है, थोड़ी बहुत आया तो हुआ हुई है। है। लेकिन वो भी 10 मार्क्स का नहीं आता, साथ में कंबाइन होकर आता है। जैसे एक दफा कंपाइलेशन मिस के साथ आया हुआ है और एक दफा उसके इलेक्शन के साथ आया हुआ है, बस। मिस हाँ, हजरत उस्मान का तो ज्यादातर रिवॉल्ट से ही पूरी और हजरत एक्सपेंशन बढ़ी उस्मान हुई की है। एडमिनिस्ट्रेशन आती है 10 मार्क्स की, उनकी स्टैंडर्डाइजेशन आ जाती है। मतलब वो 10 मार्क्स की वो भी आज तक नहीं आई, वो हजरत अबू बकर के साथ ही आई है, जब भी आई है। और उसके साथ जो है वो उनका इलेक्शन आ गया ना। उनका इलेक्शन और इलेक्शन स्टैंडर्डाइजेशन भी के था साथ में आ मिस। मिस सकती है। इलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए कंबाइन में, हाँ, कोई दिक्कत तो इलेक्शन नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन बस कंबाइन आ हजरत सकती है। हाँ उस्मान की कैलिफेट का जब एक्सपेंशन का आएगा तो उसके अंदर नेवल फोर्स का लिख सकते हैं ना, हाँ, वो सारा लिखना है, जो वो जो छोटी-छोटी बैटल थी बैटल ना। बैटल हाँ, अमीर सही नॉर्थ है। मुआविया अफ्रीका, वाला नहीं? आर्मीनिया, अर्जेंटीना, वो सारी लिखनी है आपने। इजिप्ट। इजिप्ट, हाँ। मिस अमीर मुआविया वाला लिखना है ना इसमें पूरा किस्सा, हाँ, वो 300 जो उन्होंने नेवल फ्लीट बनाया था, शिप्स। वो सब किया था, वो सब लिखना है। अब्दुल्ला बिन साद बिन सारा वाली कहानी, ठीक है। ये देखो, ये हज़रत अबू बकर की वो है क्या, वो सर्विसेज़। तो हज़रत अबू बकर ने सिर्फ 2 इयर्स रूल किया था, उसकी उनकी सर्विसेज़ के अंदर बहुत सारी डिटेल्स हमें नहीं मिलती हैं। एज़ अ कैलिफ ही टूक अ वेरी स्मॉल अमाउंट एज़ हिज सैलरी। ये हज़रत अबू बकर की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में से एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि सबसे पहले तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था सैलरी लेने को, लेकिन जब उनको फोर्स किया गया कि भई अगर अगर आप बिज़नेस करेंगे तो आप गवर्नमेंट के अफेयर्स को कैसे देखेंगे? तो उनको सैलरी लेनी पड़ी, क्योंकि अब वो काम नहीं कर सकते थे, बिज़नेस नहीं कर सकते थे। सैलरी उन्होंने ली, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, 2 इयर्स के बाद अपनी डेथ बेड पर जब वो थे, ही सोल्ड आउट ऑल हिज एसेट्स एंड ही रिटर्न ऑल द अमाउंट टू बैतुल माल। इट हैड माल। बिकम हिज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, जिसे आप कह सकते हैं मूव ऑफ हज़रत अबू बकर। कि हज़रत अबू बकर ने एक बड़ी एग्जांपल सेट की कि अपनी 2 साल की जो सैलरी एज़ ए कैलिफ उन्होंने ली थी अपने गुज़ारे के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बेचकर वो सैलरी उन्होंने बैतुल माल को रिटर्न कर दी। ये एक बहुत उनका पॉपुलर मूव था। इसके अलावा ही फॉलोड द टीचिंग्स ऑफ द कुरान एंड सुन्नाह एंड कंडक्टेड द स्टेट अफेयर्स इन अकॉर्डिंग टू इट आफ्टर कंसल्टिंग द शूरा। पहले तो वो कुरान एंड सुन्नाह को फॉलो करते थे, और कुरान एंड सुन्नाह को फॉलो करने के बाद भी उन्होंने जो मजलिस शूरा को उन्होंने ऑफिशियल नहीं किया था। ये वही मजलिस शूरा थी जो किसके टाइम से फॉलो हो रही है, होली प्रॉफेट प्रॉफिट। सल्लल्लाहु अलैहि होली प्रॉफेट वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से। ही डिड नॉट ऑर्गेनाइज मजलिस शूरा। मजलिस शूरा को ऑर्गेनाइज आगे चलकर किसने किया था, ऑफिशियली हजरत ऑर्गेनाइज उमर। किसने किया था, हज़रत हजरत उमर ने। उमर। और उन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था हजरत उमर ने, खास और मजलिस आम। आम। मजलिस खास और मजलिस आम। खास में सीनियर कंपेनियंस थे, और आम के अंदर ऑफिसर्स और वो सब लोग होते थे, ट्राइबल लीडर्स और वो सब रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ट्राइब्स। तो वो अलग थी, ठीक है। ये वाली जो मजलिस शूरा, ये वही है जो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉलो करते थे। सो बट ही यूज्ड टू कंसल्ट इट। वो अलग बात है, हज़रत अबू बकर मजलिस शूरा की बात नहीं मानते थे, लेकिन कंसल्ट करते थे। हमारे पास एग्जांपल है कब नहीं मानते थे वो मजलिस शूरा की बात। रिफ्यूजल टू पे ज़कात। एक्सपेडिशन टू हाँ, सी। यस, एक्सपीडिशन टू सीरिया में भी उन्होंने नहीं मानी, पे रिफ्यूजल टू पे ज़कात में भी तो सारे लोग उनको क्या कह रहे थे,
लोग उनसे क्या बस कह रहे पहले थे? वो इम्पोस्टर्स से डील कर हाँ, लो, लोग फिर कह रहे ही थे कि नहीं करें, अभी जंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो करूँगा। तो मतलब बहुत सारी चीज़ों में नहीं भी मानी, लेकिन बहरहाल वो कंसल्ट ज़रूर करते थे। फॉर स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट ही डिवाइडेड हिज कैलिफेट इनटू प्रोविंसेस ईच अंडर द गवर्नर। उसको जो ऑफिशियली स्टेट्स के अंदर डिवाइड किया था वो हज़रत उमर ने किया था, लेकिन प्रोविंसेस के अंदर हज़रत उमर ने उन प्रोविंसेस को भी फर्दर आगे जाके नैरो डाउन कर दिया था ना। लेकिन हज़रत अबू बकर ने पहला स्टेप लिया था, ही वाज द वन हु एक्चुअली डिवाइडेड द स्टेट इनटू द प्रोविंसेस फॉर द स्मूथ गवर्नेंस। जितना छोटा एरिया होगा उतना जो क्या होगा उसको हैंडल करना क्या होगा, आसान होगा ना। जितना छोटा एरिया आपके अंडर होगा तो उतना उसको हैंडल करना आसान होगा। इसलिए उन्होंने पूरे इस्लामिक एम्पायर को, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ नहीं किया था, आपको अगर याद हो। हजरत अबू बकर वाज द वन हु फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड द स्टेट इनटू द प्रोविंसेस। पहली बार हजरत अबू बकर ने ये इनिशिएटिव लिया था कि उन्होंने प्रोविंसेस के अंदर, ये कम है हजरत अबू बकर की एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन जितना काम उन्होंने किया इट वाज वेरी ऑथेंटिक। उसके बाद ही एस्टेब्लिश्ड मिलिट्री कॉन्टोमेंट्स एंड मेंटेन्ड अ रिजर्व फोर्स। पहले रिजर्व फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर देयर वाज नो रिजर्व फोर्स, बट हजरत अबू बकर एक्चुअली स्टार्टेड मेंटेनिंग द रिजर्व फोर्सेस आल्सो आफ्टर द एक्सपीडिशन टू सीरिया। क्योंकि जब लोगों ने एक्सपीडिशन टू सीरिया को के अगेंस्ट बोले लोग कि भाई अगर आर्मी बाहर चली जाएगी तो हम क्या करेंगे, तो वहां पर हजरत अबू बकर ने एक रिजर्व फोर्स भी जो है वो तैयार की। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई स्किल नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट दे वर एबल टू डिफेंड द लाइक इस्लामिक एम्पायर। जिसकी एग्जांपल आपको कहाँ मिलती है, जब बैटल ऑफ यमामा में खालिद बिन वलीद मेन आर्मी थे ना, व्हेन ही वाज नॉट इन मदीना, तो क्या मदीना अनप्रोटेक्टेड था? नहीं बताइए। मिस। कुछ कुछ टाइम के लिए रोका था ना उनके आर्मी को, बैकअप की शुराबील। तो आर्मीज रखी हुई थी ना, हाँ बैकअप पे उन्होंने आर्मीज रखी हुई थी मदीना में। हाँ, बैकअप के वो तो खालिद बिन वलीद जो है वो तो बाद में आए थे, लेकिन पहले शुराबील हसना और इकरमा की आर्मी ने समहाउ उनको सीज किया ना, मदीना के अंदर एंटर तो नहीं होने दिया। तो ये रिजर्व फोर्स का काम था, और ये हजरत अबू बकर ने एस्टेब्लिश की थी पहली बार। और उसके लिए उन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड्स बनाए थे, क्योंकि कैंटोनमेंट बोर्ड्स बनेंगे, कैंटोनमेंट्स एरियाज बनेंगे तो आर्मी के लिए आसान होगा वहां पर सर्वाइवल। वरना इससे पहले आर्मी के लिए कोई अलग से कैंटोनमेंट बोर्ड्स नहीं बने थे। ही ऑल्सो maintained a strict standard of accounting for public money and all appointments were made on merit। ये हजरत उमर ने भी किया था, लेकिन इनिशिएटिव इसका हजरत अबू बकर ने किया था कि इन्होंने, हजरत अबू बकर ने पब्लिक ट्रेजरी, बैतुल माल और इसके साथ साथ जितनी भी अपॉइंटमेंट्स थी ऑफिसर्स की, उसको बहुत जेन्युइन रखा था, सो दैट नो वन शुड बी कमिंग विदाउट मेरिट। मेरिट के बगैर किसी की हायरिंग नहीं होती थी, सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो इसको हजरत अबू बकर ने मेंटेन किया था। His greatest contribution is uniting the ummah after the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's death। ये एक बहुत बड़ी सर्विस है उनकी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद जब लोग जो हैं वो खास तौर पर अंसार एंड मुहाजिरीन, दे वर ऑन द एज टू बी डिसयूनाइटेड, बिल्कुल एज पर खड़े थे वो कि डिसयूनाइटेड हो जाते। उस वक्त हजरत अबू बकर ने एक परसुएसिव स्पीच देकर उनको क्या किया, वापस गैदर किया। एंड ही फॉट एंड डिफीटेड द, अच्छा वो सारी जो उनकी कैंपेन्स थी वो भी सब आप मेंशन करेंगे, अपोस्टेट ट्राइब्स की, रिदा वॉर्स वाली, रिफ्यूजल टू पे ज़कात वाली, और एक्सपीडिशन टू सीरिया को भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। और फिर आखिरी जो उनकी सबसे बड़ी सर्विस थी वो थी कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान। कुरान। होली कुरान। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आप कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान, इसके अंदर तो थोड़ा सा लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख सकते हैं, मिस मतलब थोड़ा सा 2-3-4 लाइनों का आप लिख सकते हैं। हाँ, मिस मतलब हजरत अबू बकर और हजरत उमर की ऑलमोस्ट थोड़ी ऑलमोस्ट सी सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। हजरत उमर ने प्रोविंसेस को फर्दर स्टेट्स के अंदर डिवाइड किया था, और लेकिन इस्लामिक एम्पायर को प्रोविंसेस के अंदर हजरत अबू बकर ने डिवाइड किया था। तो ठीक है, इन दोनों का ये माइंड में रखना कि उन्होंने तो प्रोविंसेस को भी मिस आगे फर्दर नैरो डाउन कर दिया था ना, इन्होंने प्रोविंसेस को नहीं किया था, सिर्फ प्रोविंसेस तक ही रखा था। हाँ बेटा। मिस मिस वो जो प्रोविंसेस को गवर्नर था उनको क्या कहते थे? एक था वाली और एक था आमिल। जो प्रोविंस का गवर्नर था वो वाली था, और वो आर्मी का भी हेड होता था। जो वाली होता था गवर्नर, वो आर्मी का भी हेड होता था, वो साथ में स्टेट का भी हेड होता था, उस प्रोविंस का भी हेड होता था। और उधर जो आमिल होता था वो ज़कात कलेक्टर भी होता था, और साथ में और क्या होता था, रेवेन्यू जितना भी जनरेट होता था उन सबका भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता था, वो एक तरह का मिनिस्टर होता था। जो मिस बैतुल माल का तो दीवान होता था ना? दीवान अलग है बेटा, वो पूरा सिस्टम है। दीवान एक सिस्टम है, दीवान कोई चीज़ नहीं है। दीवान बेसिकली एक सिस्टम था। उस जो फाइनेंशियल बैतुल माल का सिस्टम हज़रत उमर ने मेंटेन किया था ना, उस सिस्टम का नाम क्या रखा था उन्होंने, जो फाइनेंशियल सिस्टम था उसका नाम उन्होंने रखा था दीवान।
वो एक अलग चीज है, ठीक है। उसका जो उस फाइनेंशियल सिस्टम का जो हेड था वो कौन था, वो वाली था, वो वाली, यानी उस सही, दीवान का हेड वाली था, ठीक है, सही। ये याद रखना। अच्छा, उसके बाद हजरत अबू बकर ने जो पर्शियन और बेजेंटीनियंस कैंपेन्स थी उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया था, स्टार्ट कर दिया था, हाउएवर को उसको आगे कंप्लीट किया था हजरत उमर ने। ग्राउंड्स बहुत अच्छे छोड़ा, आप ये भी लिख सकते हैं कि हजरत अबू बकर लेफ्ट वेरी गुड ग्राउंड फॉर हजरत उमर। हाँ, बस किन चीजों पे अच्छी ग्रिप बना के जाए रातों रात। रात तो हजरत अबू बकर पे अच्छी ग्रिप बना लो और हजरत उस्मान पे भी बना लो, और बस बस इनकी कंपलसरी में बताएं। मर्ज होकर आ कंपलसरी जाए। में बेटा मुझे लगता है कम्युनल और इंडिविजुअल वाला क्वेश्चन आ सकता है। इंशाल्लाह। बस और अभी दो कैलेक्स मर्ज होके आ सकते हैं क्वेश्चन में। बस आते तो नहीं है बेटा, आते तो नहीं है, कोई वाला आते तो नहीं। सवाल आ जाए ये बस ताबीन तबा ताबीन आ रहे ना। हैं, तबा हाँ? ताबीन आ रहे हैं अल्लाह की तबा अजीब ताबीन वाला भी सवाल नहीं, है। बस बहुत लिखते हैं उसमें, बहुत लिख सकते हैं बस। पता नहीं, तबा ताबीन वाला सवाल जो है वो लास्ट ईयर भी आ चुका है, स्नात बतन वाला सेम ही तरह का क्वेश्चन होता है ये। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर ये सवाल, अगर इस तरह से कोई सवाल आ जाता है, राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द टेस्ट, या फिर इस वो जिसे आप कह सकते हैं हाउ द कंपाइलर्स एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस, या हाउ डिड दे मेक द चेक। मतन का लिखेंगे। हाँ, पूरा इस्नाद बतन की पूरी कहानी, वही सारे चेक्स, वो सब उसूल हदीस, अस्मा और रिजाल, जरा और तादील, समझ गए? सही है मैस। ये वही वाला आंसर है, ठीक है। मैं दोबारा हाँ हाँ वैसे व्हाट्सएप चेक कर लीजिएगा, मैं क्लास मैं एंड होने करती हूँ। वाली है। अब मैं दोबारा नहीं शुरू करी, आप लोगों को जाके पढ़ो और मुझे मैसेज कर देना जिसको कोई सवाल पूछना हो, मैं बता दूंगा। सही है मैस। अल्लाह मिस हाफिज। तबा ताबाइन वही पढ़ लेना जो आप भेज रही हैं। हाँ हाँ, वही अल्लाह पढ़ लो। अल्लाह हाफिज मैस। अल्लाह हाफिज।